ठीक है, देखो भाई कल ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेकिन मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। क्या हो रहा है इसमें, एक ईएमएफ का सोर्स है, एक इंडक्टर है, इधर एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है। पूछा गया है कि t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इंफिनिटी पे बैटरी के थ्रू जो करंट होगा आई, ये आपको बताना है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्या किया गया है, क्लोज किया गया है t इक्वल टू 0 पे। सही है, आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि इंडक्टर करंट चेंज का अपोज करता है, ठीक है, और कैपेसिटर डीसी को इवेंचुअली ब्लॉक कर देता है। सही है, जैसे ही हम यहां पे स्विच ऑन करेंगे, बोलो करंट यहां भी जाने की कोशिश करेगा और यहां भी जाने की कोशिश करेगा। सही है, इनिशियली क्या होगा, करंट चेंज बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। तो दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट एट t इक्वल टू 0। और बोलो कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो बोलो यहां पे क्या होने वाला है, सारा का सारा करंट यहां से जाएगा, यहां पे ओपन सर्किट है, यहां से तो कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, बोलो दिस इज ओपन सर्किट, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट। तो बोलो ये सर्किट बनता है, बोलो ईएमएफ ई रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। कितना आ गया, बोलो E बाय R2। इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा, सारे के सारे करंट को ये रोक देगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा। सही है, कैपेसिटर की जगह क्या आ गया, एक ओपन सर्किट, इंडक्टर की जगह एक शॉर्ट सर्किट। तो बोलो सर्किट कुछ ऐसा होगा। बोलो सर्किट की रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E, तो करंट इज E बाय R1। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स भी लिखेंगे इसको। डीके ऑफ करंट जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ वाला फॉर्मूला है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, बोलो दिस इज ऑल्सो ओपन सर्किट, t इक्वल टू 0 पे बोलो करंट कितना हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट टाइम के बाद दिस इज शॉर्ट सर्किट, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट, बोलो टोटल रेजिस्टेंस R बाय 2, तो बोलो करंट E बाय R बाय 2 यानी कि 2E बाय R। सही है, यहां क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज किया गया है, ये क्या है शुरू में ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट है, तो बोलिए सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बोलिए यहां से करंट जाएगा, यहां तो जाएगा नहीं, यहां से जाएगा, तो फिर इसके पास दो रास्ते होंगे। ये जो कैपेसिटर है t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये शॉर्ट हो गया। बोलो यहां से आया करंट, यहां गया नहीं ना, यहां गया, यहां पे दो रास्ते मिले उसको, ऐसा हो गया। बोलो ये 6 और ये 3 क्या हो जाएंगे पैरेलल में, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2 8, 12 बाई 8, 1.5 एम्पियर करंट आ गया t इक्वल टू 0 पे। इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट, तो बोलो ये एंड बेसिकली इससे कनेक्टेड है, तो बोलो ये 6 और ये 6 क्या हो गए पैरेलल में। अरे भाई ये ऐसे कनेक्ट हो गया ना, ये शॉर्ट सर्किट है, तो बोलो यहां से जो करंट गया उसके पास ऐसे रास्ते थे ऐसे। सही है, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये हटा दिया तो सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ ओपन सर्किट, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, 6 और 6 का कॉम्बिनेशन 3, 3 और 3 सीरीज में 6, 12 बाई 6 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। सही है, इस तरीके से याद रख लेंगे इस बात को। ठीक है ना, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इसके आगे वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स को, आईआईटी वालों को सब करना है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये मत लिखना, ये भी मत लिखना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बोलो सीरीज एल आर सर्किट, यानी कि एल और आर सीरीज में कनेक्टेड है। मान लीजिए आपने इन रियल लाइफ एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से डायरेक्टली, तो हम वहां पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस मानेंगे। क्यों, क्योंकि जो सोलेनोइड का वायर है, जो इंडक्टर का वायर है, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो बेसिकली वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एल आर सर्किट की तरह। सही है, ठीक है। आइडियल कंडक्टर होता है, आइडियल कंडक्टर बोलिए एल की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, बट आर की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, जीरो। रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो, लेकिन इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, यानी कि इसके पास इंडक्टेंस है। ठीक है, फॉर रियल कंडक्टर बोलिए जब उससे हम सोलेनोइड बनाएंगे तो क्या होगा, कोई सा भी जीरो नहीं होगा, ना रेजिस्टेंस जीरो होगा और ना ही इंडक्टेंस जीरो होगा। ठीक है, एवरी वायर हैज इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद इट, so in general inductance of a straight wire is not zero, but in following arrangement it can be zero। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये एक वायर है, हम बोलते हैं कि जब वायर में छोटे छोटे टर्न्स होते हैं तो
उसका इंडक्टेंस आता है कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे स्ट्रेट वायर है, इसका भी इंडक्टेंस जीरो नहीं होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर जो मटेरियल की अरेंजमेंट हो सकती है वो भी कुछ ना कुछ अलग हो सकती है। यस और नो? यहाँ पे जो फील्ड एसोसिएटेड होगा इसके साथ, वो इसके साथ यहाँ वाला जो फील्ड होगा उसके साथ इंटरफेयर करेगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे देयर विल बी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इंडक्टेंस होगा ही होगा, और अगर इंडक्टेंस होगा ही होगा तो, और अगर इंडक्टेंस होगा तो L इज नॉट जीरो, सिंपल। ठीक है, और R अगर आइडियल कंडक्टर है तो R जीरो, नॉन आइडियल है तो R नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब L तो जीरो होगा ही नहीं। सही है, और R जीरो हो सकता है, हो सकता है ना हो। ठीक है, अच्छा ये अरेंजमेंट देखिए आप, यहां क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास डबली बाउंड सोलेनॉइड है। डबली बाउंड क्या हो रहा है, हर एक वायर ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक दो बार लपेटा गया है। कैसे लपेटा गया है? पहले तो एक सिंपल ऐसे लपेट दिया गया, बाद में उसी वायर को मोड़ के लाए और उसके ऊपर से उल्टा लपेटते चले गए। सही है, यहां पे क्या होगा बोलो, एक वायर में करंट आई जाएगा, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा इसके साथ। यस और नो? और जो दूसरा वायर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेके आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, यानी कि नेट जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, डबली बाउंड, डबल फोल्डेड कोयल बोल सकते हो या डबली बाउंड कोयल बोल सकते हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉन इंडक्टिव कोयल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसकी इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। सही है, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। It is possible to have resistance without inductance. It is possible to have resistance without inductance, but it is not possible to have inductance without resistance. अभी अभी केस पढ़ा ना ऊपर वाला केस, उसमें क्या हो रहा था बोलो, it is not possible to have inductance without resistance. रेजिस्टेंस के बिना इंडक्टेंस हम नहीं ला सकते। पहले दोनों केसेस में क्या था, एक सीधा वायर मान लिया, दो सीधे वायर माने, यहां पे क्या था, R नॉट इक्वल टू जीरो है भाई, इंडक्टेंस तो आ ही रही थी। और दूसरे केस में क्या किया हमने, रेजिस्टेंस था लेकिन इंडक्टेंस हमने जीरो कर दिया था। तो बेसिकली रेजिस्टेंस हो सकता है बिना इंडक्टेंस के, लेकिन इंडक्टेंस नहीं हो सकता बिना रेजिस्टेंस के। सही है ना? ठीक है, आइडियल कंडक्टर, सॉरी आइडियल इंडक्टर कनेक्टेड टू आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी है और आइडियल इंडक्टर है, मतलब किसी के पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो पूरे सर्किट में जब रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी का लॉस कहां होगा, वोल्टेज ड्रॉप कहां होगा, करंट किस तरह से इंक्रीज होगा। पहले क्या था, क्या हुआ, हाँ हाँ, तो ये इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस है ना ये, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो बैटरी है इसमें भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। सही है, तो पहले क्या हो रहा था, जो बैटरी थी वो करंट सप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, और वोल्टेज ड्रॉप कहां हो रहा था, अक्रॉस द इंडक्टर एंड देन अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इवेंचुअली सारा का सारा ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा था, यहां पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा ये देखते हैं। बोलिए, ये E है, ये L है, जीरो प्लस E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। सही है, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेज दो, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी टी इधर, ठीक है, हाँ, और L भी इधर, तो E बाई एल और dt, तो बोलो E बाई एल डी टी बन गया, ये di, ये di। बोलो इंटीग्रेशन करते हैं, जब टाइम जीरो था तो करंट जीरो था, जब टाइम t हो गया तो करंट लेट से I हो गया किसी भी टाइम पे। बोलिए क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन I, इसका इंटीग्रेशन E बाई एल बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, I इज इक्वल टू E बाई एल टी, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट भी बढ़ता जाएगा। एक सेकंड में अगर करंट 1 एम्पियर था तो 2 सेकंड बाद 2 एम्पियर, 10 सेकंड बाद 10 एम्पियर हो जाएगा। ये सर नो, तो जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ही करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां से आप एक और चीज निकाल सकते हो, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन एन आइडियल सर्किट विल बी ई बाई एल, ईएमएफ ऑफ बैटरी डिवाइड बाय कंडक्टर, जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस। सही है, ग्राफ बनाएंगे तो आई और टी में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सही है, अच्छा अब बात करते हैं एडी करंट्स की। मुझे आप ये बताइए कि एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, आपको याद हो तो, जिसमें हमारे पास इस तरह की कुछ कॉइल्स थी। यहां वापस चलते हैं खाली जगह में। बोलिए,
यहां पे एक कॉइल थी, यहां पे एक मैग्नेट थी, और वो मैग्नेट इसके अंदर ऐसे गिर रही थी, है ना। बोलो, ये केस था एक, और एक ये वाला केस था जिसमें कॉइल टूटी हुई थी और यहां पे एक मैग्नेट, सेम मैग्नेट गिर रही थी। बोलो, क्या यहां पे इसका जो गिरने का एक्सेलरेशन है वो g से कम होगा, g से ज्यादा होगा? यहां बताओ, g से कम होगा या g से ज्यादा होगा? a में और g में रिलेशन बताइए। यहां पे क्या आया था? a लेस देन g, है ना। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास जाती है, इसका फ्लक्स चेंज हो जाता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्लोज सर्किट है तो इसका करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा तो बोलो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। यस और नो? यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन क्या करंट फ्लो कर पाया? करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसको रोक पाएगा क्या? नहीं। फोर्स कब लगती है मैग्नेटिक्स में? जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरा प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको ये फोर्स से रोक नहीं पाया, यहाँ पे ये इसको रोक पाया। यस और नो? याद आ गया? यानी कि फोर्स कब लग रही है? जब हमारे पास करंट इंड्यूस होने के लिए जगह हो। यस और नो? अगर करंट इंड्यूस हो गया तो ईएमएफ, मतलब ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो गया तो ही उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगा और ओरिजिनल को अपोज करने की कोशिश करेगा। यस और नो? ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम ये टॉपिक पढ़ने के लायक है। कौन सा? एडी करंट्स। मान लीजिए कि आपके पास सिंपल कॉइल नहीं है। क्या है? सिंपल कॉइल नहीं है, आपके पास एक बल्क कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, जैसे कोई शीट है या कोई आपके पास क्यूब है, सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल, कंडक्टर का एक प्रॉपर क्यूब है या कोई शीट है हमारे पास। तो बताओ, अगर मैं उस शीट को या उस बल्क कंडक्टर को, क्यूब को, किसी भी को भी मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अगर हो सकेगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। जितना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। यस और नो? जितना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। When coils are subjected to changing magnetic flux, currents are induced in them. कॉइल है, अगर लूप पूरा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और लूप पूरा है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। When bulk conductors are subjected to changing magnetic fields, EMF, changing magnetic flux, EMF and currents are induced. ठीक है, बल्क कंडक्टर है। बल्क कंडक्टर की बड़ी खास बात क्या है कि उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबल सर्किट्स हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल लूप्स हैं जिनमें करंट फ्लो कर सकता है। सही है। जो सिंपल वायर था, इसके पास क्या था? सिर्फ एक ही रास्ता था करंट फ्लो करवाने का। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्क है, कोई प्लेट है मेरे पास, मैंने इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक को के सामने रख दिया। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या जो भी चेंज हो रहा है, तो बोलो क्या यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। क्या यहाँ पे इसके पास एक ही रास्ता है क्या घूमने के लिए, करंट घूमने के लिए? नहीं, इसके पास क्या है? मल्टीपल रास्ते हैं करंट के घुमाने के। यस और नो? और यानी कि यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस बहुत सारे करंट के कारण बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, यानी कि उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। यस और नो? तो बेसिकली हमारे पास जो ये करंट इंड्यूस हुए ना, इनको हम नाम देते हैं क्या? एडी करंट्स। क्या नाम देते हैं भाई? एडी करंट्स। इन करंट्स को नाम दिया गया है। बल्क कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस हुए हैं उनको क्या कहते हैं भाई? एडी करंट्स। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, देखो अब करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। करंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत सारा करंट है, तो बोलो यहाँ पे लॉस होगा नहीं होगा एनर्जी का? यस और नो? बोलो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। ज्यादा लॉस होगा या कम लॉस होगा? इससे रिंग में ज्यादा लॉस होगा या प्लेट में ज्यादा लॉस होगा? और प्लेट में ज्यादा लॉस होगा या क्यूब में? क्यूब में, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम और ज्यादा होगी, है ना। वहां पे नंबर ऑफ सर्किट्स और जितने पॉसिबल पाथ बनेंगे करंट के वो और ज्यादा होंगे। नहीं आई बात समझ? क्लियर हो गई बात? ठीक है, बोलिए। व्हेन बल्क कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स,
ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ऑब्वियसली उसमें फिर करंट भी इंड्यूस हो जाएंगे। द पाथ ऑफ दीज करंट्स इज सिमिलर टू एडीज इन वाटर। बोलो, जैसे पानी में क्या कर देते हैं हम, पत्थर डाल देते हैं तो क्या होता है, सॉरी पत्थर नहीं डालते हैं, वो पानी को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ना, बाल्टी में पानी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, क्या बनता है, बेस नहीं बनती, ऐसे गोल गोल जो बनता है एडी। अरे वॉश बेसिन है, उसका जो बेस है उसको इसके ऊपर हाथ रख दो, ठीक है, उसको पानी से भर दो, फिर अपना हाथ हटाओ, क्या होगा, पानी ऐसे घूमते हुए अंदर जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं एडीज, ठीक है। उसके जैसा इन करंट्स का फ्लो करने का पैटर्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। कोई दिक्कत, ठीक है भाई, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये फोर्स किस तरह से फोर्स किस तरीके से लगा रहा है, ठीक है, फोर्स जो लगती है उसके कुछ वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, द करंट्स आर इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट दे अपोज द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज। अब ये यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगा और फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मान लो कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट, मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है ना, ठीक है। तो इन केस ऑफ बल्क कंडक्टर्स, क्या बोला, बल्क कंडक्टर्स के केस में मैनी लूप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बल्क कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लूप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर ए लॉट ऑफ हीट इज डिसिपेटेड, सही है, ऑब्वियसली हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट ज्यादा है तो हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, सही है ना, ठीक है। स्पेशल नोट, व्हेन ए बल्क कंडक्टर मूव्स इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या बोला, एक बल्क कंडक्टर जैसे कोई प्लेट या क्यूब या बहुत बड़ा सा कोई हाई वॉल्यूम वाला कंडक्टर, ठीक है, मूव्स इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, सच एज ए प्लेट स्विंगिंग बिटवीन मैग्नेट्स। आप क्या मान सकते हैं, जैसे कि दो मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है, उनके बीच में से एक प्लेट जो है कंडक्टिंग प्लेट ऐसे स्विंग करके जाना चाहती है, तो क्या होगा, बोलो, ये बल्क कंडक्टर हो गया, है ना। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड को पार करने की कोशिश करेगा, क्या होगा, इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो फ्लक्स चेंज होगा क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगा, और ये जो स्विंग करके जा रही थी एकदम से यहां आके रुक जाएगी, सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ये देख फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लेट स्विंग करके जा रही है, तो बोलो इसका स्विंग करना ही तो फ्लक्स चेंज का रीजन है, तो इसके मोशन को ही क्या करेगा, एडी करंट्स वाला जो मैग्नेटिक फील्ड और ओरिजिनल फील्ड का इंटरेक्शन है वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट्स, एडी करंट्स विल अपोज द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज विच इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ। क्या बोला, अरे भाई जैसे ये फिगर देख लेते हैं, इसकी वीडियो भी है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एक प्लेट है, ये मैग्नेट के पास से स्विंग करके जाना चाहती है, बोलो ये जब प्लेट यहां आएगी तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो बोलो इसका मोशन ही क्या है, फ्लक्स चेंज का रीजन है ना। तो बोलो इसके अंदर जब करंट इंड्यूस होंगे तो वो किस तरीके से होंगे कि वो इसके मोशन को रोक लें, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। प्लेट विल स्लो डाउन नियर द मैग्नेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड मोशन भी बोलते हैं, डैम्प्ड मोशन, ठीक है। कोई चीज है जिसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, टाइम के साथ उसका मूवमेंट कम हो गया, ठीक है, किसी चीज की वाइब्रेशन होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जब वो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होता है तो हम बोलते हैं उसको इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन हुआ है, ठीक है, डैम्पिंग हो गई ना, ठीक है, ठीक है। इसकी कुछ वीडियोस देखते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे की यूजफुल एप्लीकेशंस देखेंगे। अरे ये वीडियो चल ही रहा था क्या, अरे ये वीडियो मैंने चलाया नहीं, ये वीडियो नहीं, हाँ यहां देखते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है, ये एक मैग्नेट है छोटी सी, ठीक है, और ये जो पाइप है ये क्या है, कॉपर का पाइप है, कॉपर का पाइप लिया, वैसे अगर मैं मैग्नेट को ड्रॉप करूंगा तो फटाक से गिर जाएगी वो, ग्रेविटी के बराबर उसका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉपर की ट्यूब के अंदर एक मैग्नेट को ड्रॉप किया, क्या होगा,
इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ये तो मैग्नेट है, इसका तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएंगे, बल्क के अंदर, बॉडी के अंदर ही हो जाएंगे, और वो जो करंट्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके मोशन का अपोज करेंगे। सही है, तो ये क्या करेगी, बिल्कुल धीरे धीरे मूव करेगी नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखो ये ड्रॉप बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है ना, और फिर एकदम से गिर जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्यूब में भी यही हो रहा है। ठीक है, काफी धीरे जा रही है नीचे, और बिल्कुल एकदम धीरे धीरे नीचे जाएगी। ठीक है, दूसरी वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। ये एक मैग्नेट है, ये क्या है भाई, एक बहुत बड़ी मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और ये क्या है, कॉपर है। अब ये पर्सन क्या करेगा, इस मैग्नेट को इस कॉपर के प्लेट के ऊपर गिरा देगा। वैसे तो ये मैग्नेट है, ऑब्वियसली दिस इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर मैग्नेटिक होता तो ये चिपक जाता, फिर हम एडी करंट का इफेक्ट नहीं देख पाते, इसलिए हमने क्या किया, कॉपर लिया है जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो क्या किया, ड्रॉप किया। इन जनरल क्या होना चाहिए, कोई भी ईंट जैसी कोई चीज है, आप लोहे के ऊपर गिराएंगे, क्या हुआ, धम पे आवाज आएगी, आएगी ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, जैसे ही ये इसके ऊपर गिराने वाला होगा, क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक इसके पास जाएगा, ये स्लो डाउन हो, बिल्कुल आराम से गिरेगा। यहां जाने के बाद आप देख सकते हो ना, इतना तो क्योंकि तेजी से गिर रहा है या धीरे हो गया, इतना आपको देखना है। देखिए, दिखा, फिर दोबारा दिख जाएगा। अभी इफेक्ट देखिए, इफेक्ट दिखा, ये किसके कारण हो रहा है, एडी करंट के कारण हो रहा है। सही है, दिख रहा है ना बार बार, क्लियर है बात। कर दें इसको चेंज, ये देखिए, फुल वीडियो तो नहीं करूंगा, यहां पे क्या हो रहा है, दो मैग्नेट्स रखी जा रही हैं। यहां देखिए, यहां पे दिखेगा, यहां पे दो मैग्नेट्स हैं। ठीक है, ये दो मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में से ये इस मेटल प्लेट को स्विंग करना चाह रहा है। जैसे ही यहां आती है, रुक जाती है ना। क्यों रुक जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहे थे, एडी करंट्स जनरेट हो रहे थे, और करंट का मैग्नीट्यूड हाई हो रहा था। मल्टीपल करंट्स थे, उन सब का मैग्नीट्यूड क्या था, हाई। अब क्या किया इसने, इस तरह की एक कंघे जैसी शेप वाली प्लेट ले ली। ठीक है, उसको स्विंग किया तो वो थोड़ा सा और आगे तक जा पा रही थी, है ना। देखो जो सॉलिड प्लेट है वो कहां तक जा रही थी, वो आगे तक जा रही थी। यहां देखो, ये जो कंघा है ना, ये तो बिल्कुल स्विंग कर पा रहा था, धीरे धीरे इसका मोशन स्लो डाउन हुआ, लेकिन इसका मोशन क्या हो रहा था, बिल्कुल एकदम से स्लो डाउन हो रहा था। ठीक है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसकी प्लेट की शेप के साथ है सब कुछ लेना देना इसका। देखिए क्या हो रहा है, ये जो इसकी प्लेट है, जब ये मैग्नेट्स के बीच में से स्विंग करेगी, क्या होगा, इस पूरे के अंदर बहुत सारे लूप प्रेजेंट है ना, उन सब के अंदर करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका, और उतना ही ज्यादा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको रोक देगा। सही है, अभी जो दूसरे वाला कंघा इसने लिया था, उसकी शेप देखी थी आपने, एक तो ऐसा लिया था, है ना, और एक इसने ऐसा लिया था। सेम मटेरियल की मेटल प्लेट्स है, लेकिन इसमें एकदम से रुक गया, इसमें थोड़ा सा और आगे तक गया। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे उसका मोशन स्लो डाउन हुआ। सही है, ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे फ्री लूप्स हैं। ये देखो, ये फ्री लूप्स दिख रहे हैं आपको, ये भी फ्री लूप्स है ना, और ये देखो ये भी बड़ा फ्री लूप है। यहां पे फ्री लूप नहीं है, यहां पे जो करंट है उसको कुछ इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। ये देखो, यहां से चलेगा, ऐसे ऐसे करके उसको जाना पड़ेगा। सही है, और जब ऐसे करके जाएगा तो लंबा चौड़ा रास्ता उसको फॉलो करना पड़ेगा, और लंबा चौड़ा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा मतलब लेंथ हो गई ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ भी क्या हो गई, ज्यादा, यानी कि करंट जो इंड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है, कम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बना है, कम, यानी कि इंटरेक्शन फोर्स भी क्या होगी, कम, यानी कि ये आराम से झूलता रहेगा, लंबे टाइम के बाद जाके ये रुकेगा। नहीं आई बात समझ में? सही है, तो जहां हमको हीट लॉस नहीं करवाना, हम वहां पे ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, जहां हमको हीट लॉस करवाना है वहां हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। यस और नो, कोई दिक्कत? ठीक है ना, हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि भाई हमको ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये हो गया है। आगे चलते हैं वापस अपने पीडीएफ पे। यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट की यूजफुल एप्लीकेशंस क्या है ये देखते हैं। देखिए, सॉरी इसको मिटा देते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? डेड बीट ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें, जैसे वो आप लोगों ने स्पीडोमीटर में देखा होगा स्कूटी में या बाइक में, क्या होता है वो 60 की स्पीड पे जाने के बाद ऐसे ऐसे सुई हिलती रहती है ना। गैल्वेनोमीटर जब करंट की रीडिंग शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जो नीडल है वो 5 मिली एम्पियर के पास जाके ऐसे 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 वाइब्रेट करती रहती है ना, तो क्या होगा बोलो? करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी ना। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एडी करंट का सहारा लेना पड़ता है। क्या होगा? डेड बीट में जितना करंट होगा ना, वहां जाके एकदम से बिल्कुल जो नीडल की मूवमेंट है इसकी डैम्पिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगी जहां कितनी भी रीडिंग है उस पर। ठीक है, तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में द ऑसिलेशंस इन द नीडल विल कॉज द एडी करंट्स टू फ्लो इन द कोर ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक कोर होती है और ऑब्वियसली वो कहां रखी जाती है? मैग्नेट्स के बीच में रखी जाती है। जब नीडल का वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है? वो कॉइल जो होती है वो भी क्या करती है? मूव करती है। एंड इट इज ए बल्क कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एडी करंट। एडी करंट विल अपोज द मोशन। तो क्या होगा? नीडल की वाइब्रेशन भी रुक जाएगी। सही है ना? द कोर ऑफ गैल्वेनोमीटर हेंस डैम्पिंग विल टेक प्लेस व्हिच विल स्टॉप द ऑसिलेशन। नहीं आई बात सामने? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक ब्रेक्स। ऑब्वियसली यू नो व्हाट मैग्नेटिक ब्रेक्स आर। समझ भी सकते हो आप। जो गाड़ी का पहिया है जिसमें जो मेटल वाला पार्ट है, जैसे ही हमको ब्रेक लगाने होते हैं हम क्या करते हैं? उस टायर के इधर और इधर एक मैग्नेट प्लेस करते हैं, उसका करंट स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, क्या होगा? दिस इज ए कंडक्टर। जो पहिया जो है ना गाड़ी का, दैट बिकम्स ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो स्लो डाउन हो जाएगा। सही है? तो ये हो गया मैग्नेटिक ब्रेक्स के लिए। इंडक्टेंस फर्नेस, मैंने क्या बोला आपको? हीट प्रोड्यूस होती है, यस और नो? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जब एक बल्क कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होता है? एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड एडी करंट्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली हीट के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सही है? तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। किसके लिए बोलो? मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, विद हाई फ्रीक्वेंसी एक करंट फ्लोज इन द फर्नेस। ठीक है, यहां पे विद आएगा या फिर हाई फ्रीक्वेंसी करंट हो सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लोज इन द फर्नेस। फर्नेस होती है जो भट्ठी होती है जहां पे हमको मेटल्स को मेल्ट करना है, उसमें क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी का करंट हम फ्लो करवाते हैं। ठीक है, विच कॉजेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब एक बार ये डायरेक्शन है एक बार ये डायरेक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग बनेगा और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। जो बल्क कंडक्टर उससे एसोसिएटेड, उससे क्या होगा? एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और एडी करंट्स की जो हीट होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो जो मेटल होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा। ए मेटल प्लेस्ड इन दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल हैव एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन इट एंड द मेटल विल मेल्ट ड्यू टू दीज एडी करंट्स। क्या होता है? जो मेटल होता है वो इन एडी करंट्स के कारण मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में क्या हो रहा है कि ये एक मेटल है, मेटल की ट्यूब है बड़ी सी, और हम चाहते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर पार्ट हम बहुत ज्यादा गर्म कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं। इंडक्शन फर्नेस कैसे होती है? ये देखो, ये देखो, इसको एक जगह पे इंसर्ट किया, ठीक है, और ये क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक वायर है, कॉपर वायर है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जब इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी के कारण करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो बोलो फ्लक्स भी चेंज होगा, यानी कि इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, यानी कि यहां पे एडी करंट फ्लो करेंगे। और अगर अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एडी करंट है तो बोलो क्या ये मेल्ट कर जाएगा? बिल्कुल ये मेल्ट कर जाएगा। तो बोलिए
देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही हम इसमें करंट स्विच ऑन करते हैं, यहां देखिए आप क्या हो रहा है, एडी करंट के कारण क्या हुआ, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हॉट हो गया, ठीक है, ये गर्म हो जाएगा, यहां तक कि ये मेल्ट भी कर सकता है अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो अब ये क्या किया हमने, मेटल को शेप दे दी। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसमें हमने क्या किया है, और देखो जितना पार्ट एसोसिएटेड था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, उतना ही पार्ट गर्म हुआ, रेड हॉट हुआ, और बेसिकली मोल्डेबल फॉर्म में आ गया था। हम चाहते तो क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसको आगे और ज्यादा मेल्ट भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? तो अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में क्या होता है, आपने वो जो पुराने टाइम पे जो मीटर होते थे, जैसे पुराने घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते, उसमें एक छोटी सी डिस्क थी जो घूमती रहती थी। वो बेसिकली किसके कारण घूमती थी, एडी करंट के कारण घूमती थी, ठीक है ना। जब बिजली की सप्लाई आती थी, जितना ज्यादा घर में हम अप्लायंस यूज करेंगे उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे हम, है ना, उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा वो मीटर तेजी से घूमेगा, मतलब वो जो डिस्क है वो उतनी ज्यादा तेजी से घूमेगी। जो समझदार लोग थे वो क्या करते थे कि उसके एक मैग्नेट चिपका देते थे, बड़ी भारी सी मैग्नेट, इधर एक मैग्नेट चिपका दी, इधर एक मैग्नेट चिपका दी, क्या होता था, डैम्पिंग हो जाती थी उसके कारण। एक्सटर्नल मैग्नेट है ना, उसके अंदर वो मूव करना चाहेगा, जितना ज्यादा वो तेजी से मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोशिश क्या करेगा, एडी करंट प्रोड्यूस करवाएगा उसमें, और वो घूमेगी, बहुत धीरे धीरे घूमेगी, यहां तक कि बिल्कुल वो ऑलमोस्ट रुक भी जाती है। आप कंज्यूम करेंगे 100 वाट, दिखाई देगा 1 वाट, सही है। तो इस लेवल तक की चीजें हो रही, ठीक है। अच्छा, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट्स, एडी करंट्स को रिड्यूस करने का क्या तरीका है भाई, बोलिए। इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जो एडी करंट्स है उनको घूमने के लिए प्रॉपर एक छोटे छोटे, बहुत छोटे या बड़े लूप्स ना मिले, ठीक है, उनका जो फ्लो होगा, उसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा पाथ हो जाएगा, और जितना ज्यादा लंबे पाथ पे करंट चलने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा उसको रेजिस्टेंस महसूस होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि एडी करंट विल रिड्यूस, ठीक है। जहां पे हमको हीट नहीं चाहिए वहां पे ऐसा डिजाइन, जहां पे हीट चाहिए वहां पे बल्क वाला डिजाइन हम चलाते हैं, ठीक है। इसके साथ बेसिकली आपका ये, इसको बोलते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर मतलब जिसमें ऐसे छोटे छोटे छेद हो, ठीक है, जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, लैमिनेटेड कोर होती है, ताकि एडी करंट उसमें कम हो जाए, क्योंकि जब अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आ रही है आगे से, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और अगर जो कोर है वो सॉलिड हुई तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो कोर मेल्ट हो जाएगी, मतलब ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। हमें तो नहीं चाहिए भाई, 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का ट्रांसफॉर्मर आएगा और उसको हम चाहते हैं कि मेल्ट हो जाए, नहीं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। और ये लैमिनेटेड कोर क्या कोशिश करती है कि मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ सर्किट जिसपे करंट चलने वाला है, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा और जो हीट प्रोड्यूस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कूल डाउन करने के लिए उसके अंदर ऑयल भी होता है, उसके बहुत बड़े बड़े पिंस भी होते हैं ताकि वो कूल डाउन होता रहे, ठीक है ना। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, वो फटते क्यों है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, एसी वगैरह सब चला लेते हैं, ठीक है, एसी कूलर सब पंखे चल रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, ओवरऑल करंट विल इंक्रीज, उसके कारण यहाँ पे एडी करंट भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, उसके कारण जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, द ऑयल विल स्टार्ट बॉइलिंग, और वो बॉयल होने के कारण वो क्या होगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और वो ट्रांसफॉर्मर को ही फाड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए एडी करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत सारी चीजें काम आने वाली है। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, यू कैन कंप्लीट योर मॉड्यूल, you can complete all the previous year questions now and JEE advanced questions also, JEE mains, JEE advanced, NEET, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।